यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सबके सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं। इसी प्रकार अपना प्यार सहयोग बनाए रखिए। आज का जो वीडियो है वो आधारित है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की जो वेब सीरीज़ है उस पर, और उसके 7 लेसन हम पहले देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 8वां लेसन। आज हम देखेंगे कि प्रायिकता की जो हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, उसमें हमने प्रायिकता क्या होती है, किस प्रकार से अलग अलग घटनाओं की प्रायिकता निकालते हैं, वो सब पढ़ा है। आज हम देखेंगे इन सभी को राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 10 की बुक है उसके अकॉर्डिंग प्रायिकता की हम एक बार रिव्यू करेंगे, क्योंकि हमने जो प्रायिकता पढ़ी है वो एक बार समझ ली है पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन अब हम इसको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे सामने प्रायिकता की कुछ नई बातें निकल करके सामने आएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज प्रायिकता का। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो भी, और यदि आप प्रायिकता को समझना चाहते हैं, प्रायिकता आपके गणित के किसी भी टॉपिक में किसी भी फील्ड में आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों को शेयर करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना, फुल आवाज़ में देखना, बड़ी स्क्रीन में देखना। जितना बड़ी स्क्रीन में देख सको उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। सबसे पहले जो कक्षा 10 की बुक है उसका जो हिंदी वर्जन है ये हमने डाउनलोड किया है राजस्थान जो शिक्षा विभाग है उसकी जो वेबसाइट है राज एड्यू बोर्ड nic.in, वहाँ से डाउनलोड किया है। या आपके पास अगर क्लास 12 की बुक है तो आप वो भी खोल सकते हो। हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की बुक खोली है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बुक सेम है, दोनों में बस भाषा का फ़र्क है, बाकी टॉपिक जो है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th की बुक का 18वां चैप्टर है प्रायिकता, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल साथ साथ मैं पढ़ता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा, बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर है प्रस्तावना। देखिए हमारे सामने प्रतिदिन विभिन्न ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनमें एक से अधिक परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, घटनाएं होती रहती हैं, प्रायिकता घटनाओं पर ही आधारित है। ऐसी घटनाओं के परिणामों की जानकारी करने की जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति को होना स्वाभाविक है। ऐसी घटनाओं के परिणामों का पूर्वानुमान करके व्यक्ति लाभ उठाने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही, प्रायिकता का मतलब ही है कि हम पूर्वानुमान लगा सके किसी भी चीज़ का। किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावना का पता करने के सिद्धांत को ही प्रायिकता कहते हैं। मतलब प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि चांस, किसी भी चीज़ के होने के कितने चांस हैं, उसकी कितनी संभावना है, इन चीज़ का जब हम पता करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता के अंदर यही सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पर देखिए ये जो QR कोड दिए हुए हैं, ये जो QR कोड है ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है वो करी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो इसकी डिटेल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में दूंगा, तो उसके लिए आप एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रायिकता के सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। 17वीं शताब्दी में सिद्धांत की शुरुआत हुई थी यूरोप में, जहाँ के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने उनसे संबंधित व्यवसाय के परिणामों के पूर्वानुमान करने के प्रयास किए थे, जिससे अधिक से अधिक लाभ कमा सके। यानी कि जो 17वीं शताब्दी के व्यापारी थे उन्होंने इसका शुरुआत किया और पता लग सके कि जो यदि हमें पूर्वानुमान हो जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं। इन लोगों ने अपनी समस्याओं को तत्कालीन गणितज्ञों गैलीलियो, पास्कल, फर्मा, कार्नेलो आदि के सामने रखा। ये देखिए ये जो नाम है गैलीलियो, पास्कल, फर्मा, कार्डेनो, ये उस समय के गणितज्ञ हैं और वैज्ञानिक भी हैं। तो यहाँ पर ये जो नाम है ये आपने सुन रखे होंगे कहीं ना कहीं विज्ञान में, गणित में पहले। तो ये 17वीं शताब्दी के वैज्ञानिक हैं। गणितज्ञों ने इस समस्या के समाधान हेतु गणितीय विधियों का विकास किया, जिससे गणित की इस शाखा की उत्पत्ति हुई। यानी उन पर जब शोध की गई तो उससे गणित की एक नई शाखा जिसका नाम प्रायिकता है उसकी शुरुआत हुई। 18वीं व 19वीं शताब्दी में प्रमुख गणितज्ञों, अब यहाँ पर देखिए 18वीं 19वीं शताब्दी में प्रमुख गणितज्ञों लाप्लास, गॉस और बर्नौली, ये भी गणितज्ञों के नाम हैं। लाप्लास आपने सुना होगा, गॉस सुना होगा, बर्नौली भी शायद सुना होगा, आदि ने इस सिद्धांत
का और विकास किया, यानी इस पर और काम किया। 20वीं शताब्दी में प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित प्रतिचयन सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत आदि का प्रतिपादन हुआ। ये अलग अलग इसके सिद्धांत हैं जिसका श्रेय R.S. फिशर और कार्ल पियर्सन आदि को जाता है। ये सभी वैज्ञानिक हैं, हालांकि इनका नाम नहीं पूछते, बस एक हिस्ट्री के रूप में आपको ये ध्यान रखना चाहो तो आप रख सकते हो, जनरल नॉलेज के रूप में। आधुनिक युग में प्रायिकता के सिद्धांत का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के संबंध में निर्णय लेने हेतु किया जा रहा है, जैसे किसी राज्य या देश का बजट बनाने में, बीमा की कंपनियों में, इंश्योरेंस वगैरह जो होते हैं उसमें, संयोग पर आधारित खेलों में, कृषि अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक अनुसंधान में, सैनिक विशेषज्ञ सुरक्षा संबंधी नीति निर्धारण में, व्यापक रूप से व्यवसाय के क्षेत्र में, प्राकृतिक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, समाज और राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण नीति निर्धारण के क्षेत्र में। अब सर्वप्रथम हम प्रायिकता के अध्ययन में काम आने वाली उस महत्वपूर्ण शब्दावलिका को परिभाषित करेंगे। यानी आजकल जो है हर क्षेत्र में प्रायिकता का काम होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में हमें पूर्वानुमान करना पड़ता है। और इसके बाद से हम जो इसकी परिभाषाएं हैं, जो इसके अंदर कुछ टर्म यूज़ होती है, उसको हम समझेंगे कि क्या क्या ये हैं। देखिए ये सारी जो टर्म है, जब मैंने आपको प्रायिकता समझाई थी, इसके सवाल वगैरह करवाए थे पिछले वीडियोज़ में, तो वहाँ पर हमने यूज़ की थी, हमने इसको पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पर हम किताब के अकॉर्डिंग उसको बिल्कुल एग्जैक्टली समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है परिभाषा। सबसे पहला है यादृच्छिक प्रयोग। देखिए यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम और प्रयोग का मतलब एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसे हम प्रयोग कहते हैं। रैंडम का मतलब यादृच्छिक, यानी कब क्या हो किसी को नहीं पता, उसे हम रैंडम या यादृच्छिक बोलते हैं। एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हों, यानी कि ऐसा प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम, यानी जो जो परिणाम आएंगे पहले से ही ज्ञात हो, तथा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके, उसे हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। देखिए यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, जिसके जितने भी परिणाम होंगे वो सब हमें पहले से पता हो, लेकिन कब क्या आएगा वो पता नहीं होगा। जैसे सपोज अभी आसमान में बादल हो रहे हैं, ठीक है, बादल हो रहे हैं तो इसके ये दो ही परिणाम होंगे, या तो बारिश आएगी या बारिश नहीं आएगी, लेकिन कब क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, यादृच्छिक प्रयोग। जैसे एक सिक्के को उछाल में चित या पट दो ही परिणाम पहले से ज्ञात हैं। जब आप सिक्के को उछालते हो, पिछले वीडियोस में आपने देखा सिक्के को हमने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उछाला, तो उसके जो दो परिणाम है चित या पट, यानी हेड और टेल, वो पहले से ही ज्ञात है, लेकिन निश्चित परिणाम नहीं बताया जा सकता, यानी कब कौन सा परिणाम आएगा ये चीज़ हम नहीं बता सकते, ठीक है। अतः सिक्के का उछालना एक यादृच्छिक प्रयोग है। तो इस प्रकार सिक्के को जब आप उछालोगे तो ये जो प्रयोग है इसे हम क्या बोलेंगे, यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है। सेकंड है अभिप्रयोग एवं घटना, यानी ट्रायल और इवेंट। जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे ट्रायल बोलते हैं, और उसके अंतर्गत जो घटनाएं होती हैं उसे हम इवेंट बोलते हैं। किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग जिसका कई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, एक अभिप्रयोग कहलाता है। यानी बहुत सारी संभावना है लेकिन उसमें से एक बार में एक ही प्रयोग होगा ये हमें पता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अभिप्रयोग। तथा इसके संभावित परिणाम घटनाएं कहलाती है। जो भी इसके संभावित परिणाम है ना, वो घटना कहलाती है। जैसे हमने सिक्का उछाला, टेल आ गया, सिक्का उछालना एक प्रयोग हो गया, टेल आना एक घटना होगी, इस तरह से। उदाहरणार्थ एक सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है, ठीक है, सिक्का उछालना एक प्रयोग हो गया, और चित, हेड या पट, टेल आना एक घटना होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रयोग और घटना में जो अंतर है वो आप समझ सकते हो, ट्रायल और इवेंट में क्या है वो चीज़। सेकंड है एक पासे को उछालना एक अभिप्रयोग है, और 1 2 3 4 5 में से किसी भी अंक का आना एक घटना है। आप लूडो खेलते होंगे, लूडो में जो डाइस होता है, गोटा जिसे हम नॉर्मल देसी भाषा में बोलते हैं, उसको जब आप चलते हो, फेंकते हो, उछालते हो, तो उसको फेंकना या उछालना एक प्रयोग हो गया, और उसमें से एक बार में 1 से 6 में से कोई भी एक संख्या आएगी, वो संख्या आना घटना होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी का बैठना एक अभिप्रयोग है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना एक घटना है। यानी परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है तो वो एक प्रयोग हो गया, और वो परीक्षा में पास होगा, फेल होगा या सप्लीमेंट्री आएगी, जो भी आएगा वो एक क्या होगी, एक घटना होगी। तो इस तरह से इसको बोलते हैं प्रयोग और घटना, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा सरल घटना, सिंपल इवेंट। किसी अभिप्रयोग में एक समय में केवल एक ही घटना घटित हो तो उसे सरल घटना कहते हैं। यानी कि जब हम कोई भी प्रयोग हो उसमें एक समय में एक घटना घटित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरल घटना। उदाहरणार्थ एक थैले में कुछ काली तथा सफ़ेद गेंदें हैं, उसमें से एक गेंद निकालना एक सरल घटना है। थैला है, थैले में से कुछ अलग अलग रंग की गेंदें हैं, आपको थैले में से एक गेंद निकालनी है, तो वो क्या होगी, एक सरल घटना, ठीक है। देखिए ये भाषा जो है ये थोड़ी सी आपको हो सकता है कि एक बार कंफ्यूज करें, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है निःशेष घटनाएं या कुल स्थितियाँ। देखिए निःशेष का मतलब है, ये एक हिंदी का शब्द है, निः का मतलब कुछ नहीं, शेष का मतलब बचा हुआ, यानी जब बचे कुछ नहीं तो उसे हम निःशेष बोलते हैं। निःशेष घटनाएं यानी जो ऐसी घटनाएं जिसमें पीछे कोई भी घटना नहीं बची, या कुल स्थितियाँ,
या टोटल परिणाम। टोटल परिणाम हमने ले लिया, इसका मतलब पीछे कुछ नहीं बचा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, निशेष। इंग्लिश में बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट और टोटल नंबर ऑफ केसिंग। ये देखिए, ये जो वर्ड है एग्जॉस्ट, इस एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कंप्लीट ले लिया है, बाहर निकाल लिया। इसका बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने फ़ोन में जियो का यदि आप यूज़ करते हो, तो जियो में जैसे ही आपका 1 GB 1.5 GB 2 GB जितना भी आपका प्लान है, उस हिसाब से जब आपका नेट कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास एक मैसेज आता है, यू हैव एग्जॉस्ट योर 1 GB 2 GB जो भी है। तो एग्जॉस्ट का मतलब यही होता है कि आपने उसका पूरा यूज़ कर लिया, पीछे कोई भी शेष नहीं रहा। तो शेष नहीं रहने को ही हम क्या बोलते हैं, निशेष। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ केसेस बोल सकते हो। जितनी भी घटनाएं हैं उसमें जो टोटल नंबर है उसको आप ये टोटल नंबर ऑफ केसेस बोल सकते हो। किसी अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग की निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां कहलाती हैं। जितने भी परिणाम है सारे वो कुल स्थितियां कहलाएंगी। उदाहरणार्थ देखो, एक सिक्के को उछालना एक प्रयोग है, हेड और टेल आ सकते हैं, ये घटनाएं हैं। इस अभिप्रयोग में केवल 2 ही निशेष घटनाएं हैं, यानी टोटल जो इवेंट होंगे, जो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 2। तो यहाँ पर इसकी स्थितियाँ कितनी होगी, 2। इसी प्रकार जब आप पासे को उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, तो इसके अंदर कुल परिणाम कितने होंगे, 6। तो पासे को उछालना एक प्रयोग हो गया, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी अंक आना एक घटना होगी, और इसमें टोटल जो परिणाम होंगे, जो निशेष घटनाएं होंगी वो कितनी होगी, कुल 6। ठीक है। नेक्स्ट, अनुकूल घटनाएं या स्थितियां। अनुकूल घटनाएं क्या होती हैं, अनुकूल मतलब फेवरेबल, जो अपन चाहते हैं। अनुकूल घटनाएं या स्थितियां यानी फेवरेबल इवेंट्स और केसेस, किसी अभिप्रयोग में किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियां उस प्रयोग के परिणामों की संख्या है जिसमें वह विशिष्ट घटना घटित होती है। तो देखिए, अनुकूल का मतलब क्या होता है, जैसे आज मैं सपोज मैं कहीं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आज बादल हो जाए। तो यदि बादल हो जाते हैं तो वो मेरे अनुकूल स्थिति हो जाएगी, यानी जो हम चाहते हैं, जो घटना हम चाहते हैं अगर वही घटित हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुकूल स्थितियाँ या अनुकूल घटना। उदाहरणार्थ, एक पासे को उछालने पर सम अंक आना चाहिए। आप चाहते हो कि एक पासे को मैं उछालूँ और उसमें सम संख्या है, तो सम संख्या आने के कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं पासे में, 2 4 और 6, अर्थात 3 परिणाम हो सकते हैं जिसमें जो आप चाहते हो यानी सम संख्या आए। ठीक है, तो जो आप चाहते हो, जो आपको लाना है, वो आपकी कहलाएंगी अनुकूल स्थितियां या फेवरेबल इवेंट जो आपके फेवर में आए। ठीक है, तो यहाँ पर सम हो सकता है तो 2 3 2 4 6 हो गया, अगर विषम होता तो 1 3 और 5 हो जाता। नेक्स्ट है, ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचने में राजा आने की स्थितियां ये हैं। अब ताश की गड्डी में क्या होते हैं, 52 होते हैं, आपने 2 पत्ते खींचे, 2 पत्ते में से एक पत्ता जो राजा आ जाए यानी किंग आ जाए, बादशाह आ जाए, तो उसकी अनुकूल स्थितियाँ 4C2 यानी 6 हैं। अब ये जो देखिए 4C2 है, ये 4C2 एक कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, क्रमचय और संचय है। तो यदि क्रमचय संचय अभी तक हमने हमारे वीडियो पे डिस्कस नहीं किए हैं, तो यदि आपको क्रमचय और संचय आते हैं तब तो आप ये क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये जब हमारे अभी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं क्रमचय और संचय की वीडियो सीरीज़, तो वहाँ पर ये आपका क्लियर हो जाएगा, या अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपके ये वहाँ से क्लियर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 2 पासों को उछालने पर योग 5 आने के लिए 4 अनुकूल स्थितियाँ। अब यहाँ पर देखिए, आपने 2 पासों को उछालना एक घटना है, आपने 2 पासों को एक साथ उछाला है। हमने अपने वीडियो में इसका जो प्रायिकता का तीसरा या चौथा लेसन था उसमें 2 पासों को उछालने की घटनाओं पर जिक्र किया है। तो वो यदि वीडियो आपने देखा तो आप इसको बिल्कुल आराम से समझ सकते हो। योग 5 आना चाहिए 2 आने पर। तो योग 5 कैसे आ सकता है, या तो पहले में 1 दूसरे में 4 आ जाए, या पहले में 2 दूसरे में 3 आ जाए, या पहले में 3 दूसरे में 2 आ जाए, या दूसरे में 4 और 1 आ जाए। यानी इन चारों स्थितियों में ही दोनों 500 का योग कितना होगा, 5 होगा। तो यानी कि इसकी टोटल स्थितियाँ कितनी होगी, 4। ठीक है, तो ये जो है ये उदाहरण थे आपके फेवरेबल इवेंट, यानी कि आपके अनुकूल स्थितियाँ आने के। जो भी आप घटना कर रहे हो उससे जो आपकी अनुकूल स्थितियाँ आएंगी वो यहाँ पे क्या होगी, ये हो जाएंगी अलग अलग। ताश में अलग होंगी, पासों में अलग होंगी और सिक्कों में अलग होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं। देखिए, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, जो खुद से हो, वो किसी पे डिपेंड ना हो, और आश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, जो किसी और पे डिपेंड हो। तो घटनाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, स्वतंत्र और आश्रित। क्या होती है, देखो, स्वतंत्र घटनाएं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, यदि किसी एक के घटित होने या न होने का प्रभाव शेष घटनाओं के घटित होने या न होने पर नहीं पड़ता। देखो, 2 घटनाएं हैं, यदि एक घटना का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता, इसका मतलब दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं। जैसे एक सिक्के तथा एक पासे को एक साथ उछालो, आप एक सिक्का लो और एक पासा लो, इसको एक साथ उछालो, तो सिक्का पासे पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और पासे का भी सिक्के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उन दोनों स्थिति में जो ये घटनाएं हैं वो क्या होंगी, सिक्के पर पट आना और पासे पर 4 आना, ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि पासा और सिक्का आपस में अलग अलग है। दोनों घटनाएं एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगी। ठीक है,
नेक्स्ट है दूसरा आश्रित घटनाएं। आश्रित घटनाएं क्या है? दो या दो से अधिक घटनाएं इस प्रकार हों कि एक के घटित होने का प्रभाव दूसरे पर पड़ता हो तो उन्हें आश्रित घटनाएं कहते हैं। आश्रित घटना का मतलब हो गया डिपेंडेंट, यानी एक घटना दूसरी घटना पे प्रभाव डालती है। जैसे ये देखो, ताश की साधारण गड्डी से खींचे गए एक पत्ते का पान का पत्ता होना, तदुपरांत उसके बाद बिना इस पत्ते को गड्डी में मिलाए पुनः खींचे गए पत्ते का हुक्म का पत्ता होना, दोनों आश्रित घटनाएं हैं। यानी आपने क्या किया, ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा, वो पत्ता हुक्म का पत्ता होने की कोई प्रायिकता आपने निकाली। उसके बाद आपने क्या किया, एक घटना तो ये होगी। दूसरी घटना क्या है कि आपने बिना इस पत्ते को उस गड्डी में मिलाए, आपने इस पत्ते को गड्डी में नहीं मिलाया और दोबारा एक पत्ता खींचा। तो जब आप दोबारा पत्ता खींचोगे तो उसकी प्रायिकता पहले वाले पत्ते पे डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी? क्योंकि पहले वाला पत्ता आपने निकालने से एक तो कुल जो ताश के पत्ते थे वो कम हो गए, 52 की जगह 51 हो गए। दूसरी बात, 52 की जगह 51 होने से दूसरी बात, अगर वो पान का पत्ता निकल गया तो पान का पत्ता भी एक कम हो गया। अगर वो हुकुम का पत्ता होगा तो यहाँ पे हुकुम का पत्ता भी एक कम हो जाएगा। तो वो घटनाएं जो हैं दोनों आपस में क्या है, डिपेंड है। पहली वाली से दूसरी वाली का जो है इफेक्ट करेंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, आश्रित घटनाएं। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। देखिए, परस्पर अपवर्जी, परस्पर का मतलब होता है म्यूचुअली, एक दूसरे से, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। अब यहाँ पर घटनाएं हैं, डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग, यानी ये घटना वो होती है जो बिल्कुल अलग अलग होती है। कैसे? देखो, दो या दो से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कहलाती हैं यदि इनमें से कोई दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सके, यानी कि जो जिनके चांस ही नहीं है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। मतलब ऐसी दो घटनाएं जो दोनों एक साथ हो ही नहीं सकती। कैसे? यदि ये घटना घटित होती है तो शेष घटनाएं घटित नहीं हो सके। उदाहरणार्थ, पहला देखो, एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। आपने एक सिक्के को उछाला, उस पर या तो चित आएगा या पट आएगा, तो ये दोनों घटनाएं अपवर्जी घटना है। यदि चित आ गया तो पट नहीं आ सकता, और यदि पट आ गया तो चित नहीं आ सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर राजा होना या रानी होना परस्पर अपवर्ती घटना है। बिल्कुल सही है, या तो राजा हो सकता है या रानी हो सकती है, दोनों नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की घटनाएं कि यदि एक होगी तो दूसरी नहीं हो पाएगी, उन घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्ती घटनाएं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8, सांप्रदायिक घटनाएं, इक्वली लाइक इवेंट, जो बिल्कुल एक जैसी हों। यदि किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की घटित होने की समान संभावना हो तो ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक घटनाएं कहलाते हैं। देखिए, इक्वली लाइकली का मतलब है जो बिल्कुल जिनकी संभावना एक जैसी हो, जिनकी प्रायिकता एक जैसी हो। यदि किसी प्रयोग में सभी घटनाओं की घटित होने की प्रायिकता संभावना समान हो, कोई भी घटना है, एक घटना के मान लो 2 परिणाम हो सकते हैं, उन दोनों, एक प्रयोग में 2 घटनाएं हो सकती है, दोनों घटनाओं की जो चांस है, दोनों की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल सेम है, तो उसे हम बोलते हैं सांप्रदायिक घटना। जैसे पहला देखो, एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आना सांप्रदायिक घटनाएं हैं। चित आए या पट आए, दोनों के चांस बराबर हैं, दोनों एक जैसी स्थितियाँ होती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सेकंड है, ताश की गड्डी में से पत्ते को खींचने पर लाल या काला पत्ता आना। क्योंकि ताश की गड्डी में कुल 52 होते हैं, 26 लाल 26 काले, तो चाहे लाल खींचो चाहे काला खींचो, दोनों की जो प्रायिकता है, दोनों की जो संभावना है वो बिल्कुल सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक घटनाएं, यानी इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज मिश्र घटनाएं। अब यहाँ पर देखिए, मिश्र घटनाएं क्या है, कंपाउंड इवेंट, यानी मिश्र का मतलब नाम से ही, शब्द से ही पता लग रहा है कि मिश्र का मतलब मिला हुआ है, कंपाउंड है। यदि दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हों तो वे मिश्र घटनाएं या संयुक्त घटनाएं कहलाती हैं। यानी दो घटनाएं हैं वो एक साथ घटित हो रही है तो वो क्या कहलाएंगी, मिश्र घटनाएं। जैसे 2 थैलों में से कुछ नीली व लाल गेंदें रखी हुई हैं, किसी एक थैले का चुनाव करके उसमें से एक गेंद निकालना एक मिश्र घटना है। यानी यहाँ पर 2 थैले हैं, दोनों थैलों में अलग अलग गेंदें हैं। पहले तो आपको दोनों थैलों में से किसी एक का चुनाव करना है, ये देखो, क्योंकि 2 थैले में से एक का चुनाव करना और फिर चुने गए थैले में से गेंद निकालना, ये साथ साथ घटित होने वाली घटना है। यानी पहले तो आपको थैला सेलेक्ट करना है और फिर उस थैले में से गेंद सेलेक्ट करनी है, तो ये दोनों घटनाएं क्या है, मिश्र घटनाएं। ठीक है। देखिए, ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ये आपको मैट्रिक्स का संपूर्ण, प्रायिकता का संपूर्ण नॉलेज देंगी। तो संपूर्ण नॉलेज देने में हो सकता है कि एक बार आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, आप इसको एक बार 2 बार पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है प्रतिदर्श बिंदु या प्रतिदर्श समष्टि, यानी सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस। क्या होता है ये भी देखिए, ईजी है। किसी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। आपने कोई भी प्रयोग किया, उसका जो भी एक परिणाम है, जो भी एक घटना है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श बिंदु।
तथा इन सभी प्रतिदर्श बिंदुओं का समुच्चय उस अभिप्रयोग प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। यानी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी घटनाएं हो सकती हैं, उन सब को जब हम मिला करके लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस या प्रतिदेश समष्टि। ये सिर्फ एक दर्शाने के हिसाब से है। इसे प्राय ऐसे व्यक्त करते हैं, उदाहरणार्थ ये देखो, दो सिक्कों के उछाल में प्रतिदर्श बिंदु हैं। आपने दो सिक्के को उछाला, हमारा दो सिक्कों को उछालने का जो वीडियो था वो हमारे इसी वेब सीरीज पे है, आप पहले वो देखिएगा। तो दो सिक्के जब आप उछालोगे तो दो सिक्के को उछालने में 4 परिणाम आते हैं, ठीक है। तो चारों परिणाम आपस में क्या कहलाएंगे, एक प्रतिदर्श बिंदु है। 4 प्रतिदर्श बिंदु होंगे। पहले में क्या होगा, दोनों हेड हो सकते हैं। दूसरे में पहला हेड दूसरा टेल हो सकता है, पहला टेल दूसरा हेड हो सकता है, और दोनों टेल हो सकते हैं। ये चारों परिणाम हमने दो सिक्के उछालने वाले वीडियो में पढ़े हैं। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, प्रतिदर्श बिंदु, ठीक है। और इन सब को मिला करके हम क्या कहेंगे, प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस। ये देखिए, इन सब का हमने जोड़ा बनाया और जोड़े को हमने एक समुच्चय में रखा और इसका जो सेट बना लिया वो हमारा क्या हो गया, एस। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 बालक और 2 बालिकाओं में से 2 को चुना जाता है। यानी 3 बालक हैं और 2 बालिका हैं, इनमें से आपको 2 को चुनना है। तो इस अभिप्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, बालक 3 बालक मान लो B1 B2 B3 और बालिका मान लो G1 G2। 3 बालक हैं, 2 बालिकाएं हैं, टोटल 5 है। 3 बालक जो है उनको क्या मान लिया, बॉयज़ B1 B2 B3, बी से बॉयज़, और जो बालिका है गर्ल्स है उनको G1 G2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनका जो इन प्रतिदर्श समष्टि इन्होंने ली वो क्या ली, आपको 2 लेने हैं। तो क्या हो सकता है, देखो, या तो B1 B2 हो सकता है, या B2 B3 हो सकता है, या B3 B1 हो सकता है, ठीक है। या आप B1 के साथ G1 ले सकते हो, B1 के साथ G2 ले सकते हो, या B2 के साथ G1 ले सकते हो, B2 के साथ G2 ले सकते हो, B3 के साथ G1 ले सकते हो, B3 के साथ G2 ले सकते हो, या G2 G2 दोनों लड़कियां भी ले सकते हो। क्योंकि जो 2 आपको बालक लेने हैं वो दोनों लड़कियां भी हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं। तो शुरू वाले जो हैं वो तो सब लड़कों के लिए हैं, चाहे पहला दूसरा ले लो, चाहे दूसरा तीसरा ले लो, चाहे तीसरा पहला ले लो। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है, पहला लड़का पहली लड़की, पहला लड़का दूसरी लड़की, इस तरह से। और लास्ट जो है वो दोनों लड़कियों के लिए है। तो इस प्रकार जितने भी हमारे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितने भी जो रिजल्ट बनेंगे, उन सब को मिला करके जो समुच्चय बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श स्पेस, ठीक है। ये सिर्फ एक दर्शाने के हिसाब से है, जितनी घटनाएं होती हैं उन सबको एक साथ हमने लिख दिया तो वो हमारा प्रतिदर्श स्पेस कहलाएगा, और उनमें जो प्रत्येक घटना है वो हमारा सैंपल पॉइंट कहलाएगा। तो ये 10 प्रकार की परिभाषाएं थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता का मेन आधार है, मेन बेसिक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये 10 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आपके बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे जो है प्रायिकता की गणितीय परिभाषा वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप यहाँ तक आए, हमारे वीडियो को देखा, लाइक आपने किया, अपने दोस्तों को शेयर किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज आपको इस चैनल में मिलने वाली है। और जो भी आपका दोस्त मैथमेटिक्स में कमज़ोर हो या उसे मैथ्स पढ़ने की अगर आपको लगता है कि उसे ज़रूरत है तो इस चैनल को उसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैथमेटिक्स के नॉलेज को हम सभी तक, हर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट तक पहुँचा सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।